नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है। क्रिया के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो को शुरू के से लेके लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। इसे भी व्याकरण में एक विकारी शब्द माना जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ क्रिया के बारे में। ठीक है। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, हो चुका है या भविष्य काल में होगा। ये काल का चैप्टर है। अगर काल के बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है काल के बारे में, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करें और काल के पूरी डिटेल आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को पूरा देखें, काल के बारे में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। चलते हैं यहाँ पे। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। ठीक है। क्रिया को संज्ञा विशेषण से भी बनाया जाता है। ठीक है। अब संज्ञा और विशेषण के बारे में आपको पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, संज्ञा के बारे में भी और विशेषण के बारे में। वहां से आप संज्ञा और विशेषण के बारे में पूरा सीख सकते हैं। ठीक है। चलिए, क्रिया का सार्थक शब्द के 8 भेदों में से एक माना जाता है। खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीटना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गणना, दौड़ना, ये सारे क्या है? क्रिया है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। ठीक है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। धातु जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। यह क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। ठीक है। जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रा आदि, ये सारे धातु हैं। तो मूल धातु, समान धातु, युतर्प धातु, यौगिक धातु। ठीक है। ये सारे धातु के भेद हैं। धातु के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल धातु, समान धातु, उत्पूर्व और यौगिक। ठीक है। मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु किसी पर आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती है, उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, पढ़, लिख, गा, जा, रो आदि, ये सारे क्या है? मूल धातु है। अब है समान धातु। समान धातु किसे कहते हैं? धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे सोना, रोना, पढ़ना, बैठना, लिखना, बोलना, घूमना, गाना, हंसना, देखना, जाना, खाना, बोलना, रोना, ये सारे सामान्य धातु हैं। तो अपना धातु किसे कहते हैं? सामान्य धातु से प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किया जाते हैं उसे व्युत्पन्न धातु। जैसे पढ़वाना, कटवाना, दिलवाना, करवाना, सुलवाना, लिखवाना, बुलवाना, खिलवाना, धुलवाना आदि, ये सारे क्या है? व्युत्पन्न धातु। ठीक है। यौगिक धातु क्या होता है? यौगिक धातु के बारे में जानते हैं। यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है। जैसे पढ़ना, पढ़ना से पढ़, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई, जाती जाए। अब चलते हैं क्रिया के बारे में जानते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बसना, रोना, चमकना, हंसता, चलता, दौड़ता, लाजाना, होना, बढ़ना, खेलना, अकरना,
डरना, बैठना, उगना, जीना, चमकना, ढोलना, मरना, घटना, फंसना, जगना, बरसना, उलझना, कूदना आदि, ये सारे अकर्मक क्रिया के प्रकार हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। वह चढ़ता है, वे हंसते हैं, नीता खा रही है। ठीक है, इसमें जो जो क्रिया है ये इसका कर्म रहित है और सारे जो क्रेडिट ले रहा है वो कर्ता ले रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया के रूप है। ठीक है, अब चलते हैं सकर्मक क्रिया पे। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित। अकर्मक क्रिया में कर्म के साथ नहीं था और कर्म रहित था। इसमें क्या है? उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो चढ़ाई चढ़ता है, मैं खुशी से हंसता हूँ, नीता खाना खा रही है। ठीक है, इस तरह की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, दुई कर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। ठीक है, जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोटी खाता है, श्याम टीवी देख रहा है, नौकर झाड़ू लगा रही है। इसमें एक ही क्रिया हो रहा है ना, इसलिए एकर्मक क्रिया होता है। यह है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया का अर्थ होता है दो कर्म वाला या दो कर्म सहित जिस क्रिया का साथ दो कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें पहला कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, इसमें सोहन जो है प्राणीवाचक है, दूसरा क्रिया कर्म जो है निर्जीव तरह से होता है। ठीक है, नर्स रोगी को दवा पिलाती है, श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है। इस तरह के जो क्रिया होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे, वह पर अपूर्ण क्रिया होता है। ठीक है, इसके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। इनमें राष्ट्रपिता लिखने से अस्पष्टता आ गई है। तुम हो, तुम बुद्धिमान हो, मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा। तो पहले में कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है तो दूसरे में एक शब्द लगाया गया है, उससे स्पष्ट हो रहा है पूरा वाक्य। तो इस तरह के वाक्य शब्द को क्या कहते हैं? पूरक शब्द कहते हैं। अपूर्ण क्रिया के दो भेद होते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपूर्ण क्रिया पे देख लेते हैं पहले। हाँ, अपूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कभी कभी कुछ अकर्मक क्रिया केवल कर्ता से स्पष्ट नहीं होती है, उन्हें पूरा करने के लिए उनके साथ संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो बीमार रहा। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, कभी कभी कुछ सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्ता और कर्म के होते हुए भी स्पष्ट नहीं होता है, इसमें भी संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपने उसे महान बनाया। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया के होते हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? पहले मैंने बताया था दो क्रिया के
होते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 11 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरक क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया, तत्कालीन क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। अब सामान्य क्रिया पे चलते हैं। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के रूप से काल विशेष का पता ना हो और उसके पीछे ना लगा हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना, ये सारे सामान्य क्रिया के पार्ट हैं। संयुक्त क्रिया, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ, इसमें दो क्रिया, खाना और खा लिया, दोनों अलग अलग क्रिया। ठीक है, चले और जाओ, चलना भी क्रिया है और जाओ भी क्रिया है, तो दो क्रिया होती है इसमें, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब चलते हैं संयुक्त क्रिया के भेद पर। ठीक है, अब संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यात्व बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, पूर्णरुक्त संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह नाचने लगी, बरसात होने लगी, राम खेलने लगा, ठीक है, इस तरह के। ठीक है, आगे क्या है? समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के समापन का पता चले उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह सो चुका है, राम खा चुका है, वह लड़ चुका है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया का विनष्पन कराने के लिए अवकाश का बोध कराया जाए उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह बहुत मुश्किल से सोने पाया है, जाने ना पाया। चौथा है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया को करने की अनुमति दिए जाने का पता चले उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे सोने दो, मुझे कहने दो, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है? नित्याबोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया की नित्यता का या उसके खत्म न होने का पता चले उसे नित्याबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे नदी बह रही है, पेड़ बढ़ता गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो नित्याबोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा क्या है? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रियाओं की आवश्यकता या कर्तव्य पता चले उसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे यह काम करना चाहिए। सातवां क्या है? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का पता चले उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वो बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आठवां है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया के करने
की इच्छा का पता चले उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के अभ्यास का पता चले उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में करना क्रिया लगा दी जाती है तब अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे वो पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। इस तरह के जो शब्द होते हैं उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। 10वां क्या है? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के लिए शक्ति का पता चलता है उसे शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, इस तरह के शब्द से शक्ति का बोध होता है, इसलिए ये सारे शब्द शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं के जोड़ने का पता चलता है उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेला कूदा करता है, खेलना अलग क्रिया है और कूदना अलग क्रिया है, दोनों को ज्वाइंट करके एक साथ यूज किया जाता है, उसे पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। आगे क्या है? नाम धातु क्रिया, क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु कहते हैं। यह धातुओं के नाम से बनी होती है, इसलिए इसे नाम धातु कहलाती है। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुखना से दुखना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लत से लतियाना, पानी से पनियाना, बिलन से बिल गाना, स्वीकार से स्वीकाराना, अधिकार से अधिकाराना, उद्धार से उद्धारना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, लज्जा से लजाना, झूठ से झुठलाना, टक्कर से टकराना, लालच से ललचाना, सठिया से सठियाना, गरम से गरमाना, अपना से अपनाना, दोहरा से दोहराना आदि जो शब्द होते हैं ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, लुटेरों ने जमीन हथिया ली, उसने उन्हें लतिया दिया। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संज्ञा शब्दों से बनाए हुए कुछ नाम धातु के उदाहरण: शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, लात से लतियाना, दुख से दुखियाना। इस तरह से जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के शब्द हैं और उससे नाम धातु बनाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वनाम शब्दों से बने नाम धातु के उदाहरण देख लेते हैं कुछ। अपना से अपनाना, पराया से परायाना, इसे ये है सर्वनाम से बने हुए नाम धातु। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेषण से बने कुछ नाम धातु के बारे में देख लेते हैं। साठ से सठियाना, तोतला से तुतलाना, नरम से नरमाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना, लालच से ललचाना, फिल्म से फिल्माना। इस तरह से विशेषण से नाम धातु के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुकरणवाची: थप थप, थपथपाना, थर थर, थरथराना, कप कप, कपकपाना, टन टन, टनटनाना, बर वर, बरवराना, खट खट, खटखटाना आदि शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया: जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे
कटवाना, करवाना, बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, सुनाना, पिलवाना, पिलवाता, पिलवाती आती। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, उसने हमें खाना खिलवाया आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के प्रेरक देख लेते हैं। ठीक है, दो प्रेरक होते हैं, प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता। ठीक है, प्रेरक कर्ता में देख लेते हैं, जो किसी और को प्रेरणा प्रदान करता है या प्रेरणा देता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं, जैसे मालिक और अध्यापक। ठीक है, प्रेरित करता है, जो किसी और से प्रेरणा लेता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं, जैसे नौकर और छात्र। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये सभी क्रियाएं सकर्मक होती है, जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे माँ पुत्री से भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। मूल दो अक्षर वाली धातु में जब आना या बाना जोड़ दिया जाता है, पढ़ से पढ़ाना, पढ़वाना, चल से चलाना और चलवाना, ये है नियम है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। दो अक्षर वाली धातु में जब ए या ओ जोड़ दिया जाता है तब दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर बना दिया जाते हैं, जैसे जीत से जिताना, जितवाना, लेट से लिटाना, लिटवाना। इस तरह से तीन अक्षर वाले धातु में जब आना और वाना जोड़ दिया जाता है तब भी बनता है, जैसे समझ से समझाना, समझाना और समझवाना, बदल से बदलाना और बदलवाना। इस तरह से। ठीक है, कुछ धातु में आवश्यकता अनुसार प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे जी से जिलाना, जिलबाना। पूर्णकालीन क्रिया किसे कहते हैं? पूर्णकालीन का अर्थ होता है पहले से हुआ। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्णकालीन क्रिया कहते हैं। पूर्णकालीन क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है, जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, चोर सामान चुराकर भाग गया, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, वह खाकर सो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पूर्णकालीन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? तत्कालीन क्रिया। तत्कालीन क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तत्कालीन क्रिया, यह क्रिया ही पूर्णकालीन क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर कर्म का अंतर होता है, उसे तत्कालीन क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे वह आते ही सो गया, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो तत्कालीन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। कृदंत क्रिया क्या होता है? कृदंत क्रिया, कृदंत प्रत्यय को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया
कहते हैं। अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, भागता, दौड़ता, हंसता आदि इस तरह के कृदंत क्रिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? यौगिक क्रिया। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती है और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इनमें पहले क्रिया पूर्णकालीन होती है, जैसे वह सामान रखकर गया, परीक्षा सिर पर आ चुकी है। इस तरह के क्रिया को यौगिक क्रियाएं कहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। कभी एक तो कभी एक से ज़्यादा क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आती है, लेकिन इनमें हेरफेर करने से क्रिया का काल परिवर्तन हो जाता है। जैसे वह आता है, तुम सोए हुए हो, इस तरह से सहायक क्रिया होते हैं। सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। अच्छा खेल खेल रहे हो, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है, इस तरह के जो क्रियाएं होती है उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे कौन सी क्रिया है? विधि क्रिया। विधि क्रिया क्रिया के लास्ट भागों में से एक है। विधि क्रिया कहते किसको हैं? जिस क्रिया से किसी भी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, ठहर जाओ, इस तरह के। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें। क्रिया के बारे में यदि आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।